Guys, this is Kamlesh Sharma and I welcome you all in Aurora IAS and this is lecture number 12 of our taxation chapter. Okay, इस lecture में we will complete with the taxation part. अब इसके बाद I will decide कि भैया क्या चालू किया जाए, या तो monetary that means not monetary policy वो तो हो गया है. अब इसमें क्या चालू करना है, या तो हम BOP और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट चालू करें और अदरवाइज वी टेक कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. ठीक है, एज पर माई बिलीव और एज पर माई नॉलेज हमें कैपिटल और मनी मार्केट करने की कोशिश करना चाहिए. दो इससे क्वेश्चन बहुत कम आएंगे. ठीक है, मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे 2 से 3 साल में. बट अगर आप कैपिटल और मनी मार्केट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि देखो हमने जो भी अभी तक चैप्टर पढ़े, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन पढ़ा या फिर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी या बैंकिंग पढ़ा या टैक्सेशन पढ़ा, उससे कुछ ना कुछ रिलेशन है किसका, मार्केट का. बिकॉज सब कुछ पैसा कहाँ से आता है, मार्केट से आता है ना. तो दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केट. तो वो जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी. ठीक है, वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी. या फिर दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि वी स्टार्ट विद BOP एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. लेकिन और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे फंसेंगे. सो आई विल डिसाइड कि भैया क्या चालू किया जाए, बट प्रोबेबली आई विल स्टार्ट विद कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. ठीक है, और उसके बाद ये पूरा जो भी आप कह सकते हैं बेसिक इकोनॉमिक्स है, जो क्रूड इकोनॉमिक्स होती है ना, अंडरस्टैंडिंग वाली, लगभग वो खत्म हो जाती है. इसके बाद बस BOP एक ऐसा चैप्टर होगा जहाँ पर आपको हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब आखिरी में. वो भी आपको नहीं लगाना पड़ेगा बिकॉज वो सब मैंने बैंकिंग में इन्फ्लेशन में अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वो सब कवर कर दिया. तो वो भी लगभग आपको बहुत ही कम दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा. और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फैक्टली चैप्टर बचते हैं, लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. भैया आप WTO में क्या बताऊंगा, उसमें कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है. ये सब आपकी सब्सिडीज़ हैं, ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला. इसके बाद सेम IMF में कुछ नहीं है, वर्ल्ड बैंक में भी कुछ नहीं है. उसके बाद सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आ जाएगा. सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रीज़, और फिर आखिरी आपका ये चैप्टर होगा वो होगा नेशनल इनकम का. ठीक है, नेशनल इनकम यूजुअली मैं हमेशा आखिरी में पढ़ाता हूँ. जो लास्ट ईयर मैंने सीरीज़ ली थी उसमें भी नेशनल इनकम मैंने आखिरी में पढ़ाई थी. ठीक है, बिकॉज लोग क्या है ना, नेशनल इनकम के नाम पे लोगों को इकोनॉमिक्स से डरा देते हैं. ठीक है, इसलिए लोग इकोनॉमिक्स से डर जाते हैं और एक्चुअली में जो उनके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का वो नहीं आ पाता है. जिससे क्या होता है उनका, जिससे उनका फेलियर हो जाता है. मतलब वो लोग डर जाते हैं और जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी गलत कर देते हैं. और नेशनल इनकम से यूजुअली क्वेश्चन आते नहीं है जैसे लोग पढ़ाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल GDP ये है, इसके अंदर मार्केट प्राइस ये है, इसमें आप मतलब फैक्टर कॉस्ट घटा दो तो ये आ जाएगा, NNP जोड़ दो तो ये आ जाएगा, ब्ला ब्ला दुनिया भर की चीज़ें बोलते हैं. मैं बड़े सिंपल शब्द में बताऊंगा, सिर्फ वही बताऊंगा और 1-2 चीज़ और बताऊंगा. नेशनल इनकम मुश्किल से मैं 3 से 4 लेक्चर से ऊपर नहीं लेता हूँ. ठीक है, बिकॉज मैं जानता हूँ कुछ नहीं आएगा वहाँ से, और जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके बिल्ड कर चुका हूँ और हल्के फुल्के यहाँ पर बचे हैं वो कर दूंगा. मतलब अब इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान है. बस यहाँ पर टैक्सेशन का आखिरी चैप्टर देख लो जिसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स हैं. क्या है, फैक्ट्स हैं. चलिए चालू करते हैं. हमें चालू करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से. किससे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से. तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है उसको समझने के लिए पहले आप एक एग्जाम्पल समझो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि भाई अगर किसी को भी GST पे करना है तो उसे अपना GSTN में अकाउंट खुलवाना पड़ता है, अदरवाइज़ वो GST पे नहीं कर सकता है. और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑलरेडी यहाँ पर टैक्स दिया जा चुका है. अगर आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो आपको बिल दिखाना पड़ेगा. लेकिन आप सब जानते हैं कि इंडिया जो मेजर इकोनॉमी है, इंडिया इज़ अ मेजर इकोनॉमी, और उसमें मैक्सिमम जो हमारे यहाँ सेक्टर डोमिनेट करता है वो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर तो भैया GST जानते क्या, GSTN के बारे में कुछ अता पता भी नहीं है, और बड़े छोटे छोटे टाइप के प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब उनका टर्नओवर उतना ज़्यादा नहीं है. आप सोचो अगर हम इनको इसके अंदर लेके आएंगे GST के अंदर, तो आप भी समझ सकते हो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. ठीक है, लाइक ये ऐसा ही है कि उनसे हमें पेमेंट करवाना, डिजिटल पेमेंट करवाना. ठीक है, तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज अभी वो इलिटरेट है. जब वो लिटरेट हो जाएंगे उसके बाद दे विल डू देयर पार्ट. ठीक है, लेकिन अब आप ये सोचो, अब इन लोगों को लॉस में तो पहुँचाया नहीं जा सकता जो इन्फॉर्मल सेक्टर में रहते हैं. ठीक है, और वो लोग अच्छा प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और इससे वो लोग नाराज़ हो जाएंगे तो किसान जैसा कोई बड़ा मूवमेंट चालू हो जाएगा. तो क्या किया जाता है, इसका सोल्यूशन क्या है. इसका सोल्यूशन ये है कि भैया इस पूरी चेन में, ठीक है, इस पूरी चेन में कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा जो GST से रजिस्टर्ड होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप लो कि यहाँ से हमारा कोई छोटा मोटा बंदा है, एक ट्राइबल बंदा है. ठीक है, एक ट्राइबल बंदा है जो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेता है. ठीक है, उसको वहाँ से बिनता है और वो आगे जाके एक शॉपकीपर को बेच देता है. ठीक है, ये भी अपने पास रखेगा नहीं, ये भी कुछ वैल्यू एडिशन करेगा. ठीक है, उसके बाद बेचेगा. तो एक्चुअल में जो टैक्स है वो तो इसको भरना चाहिए था, ट्राइबल को. ठीक है, बिकॉज ये पहला प्रोड्यूसर था तो टैक्स इसके पास से गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए. लेकिन ये छोटा मोटा बंदा है, इसके पास GSTN तक जाने की पैसे नहीं हैं और वैसे भी ट्राइबल है, थोड़ा सा इलिटरेट है. ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम है. तो अल्टीमेटली अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक इनके लिए एक अलग मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया जिसे कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. मतलब ये कि भैया ये कोई टैक्स नहीं भरेगा, ये ऑटोमेटिकली इस बंदे को चीज़ें बेच देगा और इसके नाम का टैक्स कौन भरेगा, ये वाला बंदा भरेगा, दूसरा वाला बंदा. तो समझ में आया, जो पहला
बंदा है जिसके पास जीएसटी नेटवर्क में अकाउंट है, वो इसके नाम पे टैक्स भरेगा और बाद में रिकवर कर लेगा। मतलब इसको आप कह सकते हैं पूरी तरीके से एग्जम्प्ट कर दिया कि भैया आपको कोई टैक्स नहीं भरना, आप जैसा चल रहा था वैसे ही चलाओ, वहाँ से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेके आओ, शॉपकीपर को बेचो, जिसको बेचोगे वही टैक्स भरेगा, और फिर वो आगे आगे जैसा जैसा प्रोसेस रहेगी वो चलेगी। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पर, जीएसटी वाले चैप्टर में, ठीक है। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, आई थिंक लेक्चर नंबर 10 में सब मैंने अच्छे से क्लियर किया है, तो उसको जाके देख लेना, समझ में जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बिकॉज अगर बिना लेक्चर नंबर 9, 10, 11 देख रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं ई वे बिल पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी अच्छा रिफॉर्म आया है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काफ़ी अच्छा रिफॉर्म आया है, ठीक है। तो देखो पहले शुरू में हुआ क्या करता था, शुरू में आप छोड़ो, आप ये बताओ कि स्टेट्स के बीच में ट्रेड होता है कि नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब जो है, ठीक है, पंजाब है वो काफ़ी रिच स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, और वहीं बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर एग्रीकल्चर कुछ खास अच्छा नहीं है, और मध्य प्रदेश का जो चंबल वाला पार्ट है वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है, झारखंड हो गया, यहाँ पर थोड़ा एग्रीकल्चर उतना खास नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि ये, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत कंजम्पशन तो होगा, है ना। तो अब आप यहाँ से पंजाब से लेके ट्रक लेके यहाँ से छत्तीसगढ़ या राजस्थान, नॉट राजस्थान, और ये झारखंड वाले रीजन में आओगे, ठीक है, मध्य प्रदेश वाले चंबल वाले रीजन में आओगे, और वहाँ पर जो भी आपका प्रोड्यूस है यहाँ पर बेच के चले जाओगे। तो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट हुआ, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ। इंटर स्टेट मतलब बिटवीन द स्टेट। अब उसी प्रकार से अब आप देखो, मान लो कि चंबल ने बोला कि नहीं भाई हम तो पंजाब से नाराज़ हैं, हमें तो उनसे राइस नहीं चाहिए, लेकिन जो एमपी है, ओवरऑल जो चंबल भी उसका पार्ट है, तो एमपी इज़ द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन में हमेशा रहता है, टॉप 3 में तो एटलीस्ट रहता है, ठीक है। तो अब मान लो चंबल वाले क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो मध्य प्रदेश के कुछ गाँव जैसे गुना हो गया, अब आप लोग को नहीं पता होंगे, आई बिलोंग टू मध्य प्रदेश, तो आई नो कि कहाँ पर कितनी खेती होती है। सो जैसे गुना वाला रीजन हो गया, ठीक है, अब यहाँ से चंबल में आप कह सकते हैं गेहूँ जा सकता है, तो ये बिटवीन द स्टेट्स हुआ, मतलब दैट इज इन बिट, मतलब स्टेट के अंदर ही हुआ, ठीक है, इनसाइड द स्टेट हुआ, और ये बिटवीन द स्टेट्स हो रहा था। तो दिस इज कॉल्ड एज इंटर ट्रेड एंड दिस इज कॉल्ड एज इंट्रा ट्रेड, ठीक है। अब देखो जब कोई भी आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ों का करते हो, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ों का करते हो, तो उस टाइम पे क्या रहता है कि आपको कुछ टैक्स भरना रहता है, ठीक है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आपको टैक्स भरना पड़ता है। अब शुरू में उसमें क्या किया जाता था, मतलब दैट मीन्स ये तो बहुत पुराने टाइम से चल रहा है। तो अब यहाँ पर न्यू क्या है, न्यू ये है कि भैया शुरू में फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते थे, फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते थे, ठीक है, फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके जाओगे। अब फिजिकल डॉक्यूमेंट आप ले जाते थे तो हर जगह चेक पोस्ट हुआ करती थी, क्या हुआ करता था, चेक पोस्ट हुआ करती थी। अब हर चेक पोस्ट में वो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो चेक हुआ करते थे, जिससे क्या हुआ करता था, ट्रैफिक जैम हो जाया करता था। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा लोगों को तकलीफ हुआ करती थी, भैया इतने टाइम तक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और जो काम 20 मिनट का था उसको करने में 2-2 घंटे लग जाया करते थे। तो अल्टीमेटली इससे हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। और साथ ही साथ आईएमएफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हमें हर साल $45 बिलियन का लॉस हो रहा था, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है भैया, इस चीज़ को भी कम करना था, तो गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, ई वे बिल। क्या इंट्रोड्यूस किया, ई वे बिल। इस ई वे बिल के अंदर क्या है कि भैया अब आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं ले जाना है, आपको जो भी सामान ले जाना है वो आप डिजिटली रजिस्टर करवाओ, ठीक है, सब कुछ जो प्रोसेस होती है ना कंप्लीट की भैया ये हो गया। और उसके बाद आपको एक डिजिटल आप चाहे तो प्रिंट आउट करवा सकते हैं, ठीक है, डिजिटल प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं। और ये डिजिटल प्रिंट आउट कोई भी नहीं करवा सकता है, या तो सेंडर वाला जो मतलब भेज रहा है वो दे सकता है, या जो रिसीवर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास कुछ सामान भेज रहे हो, ठीक है, तो ये मैं भी प्रिंट करवा सकता हूँ, और या फिर दूसरा जो ट्रांसपोर्टर है, मतलब जो ट्रक चला रहा है या जो ट्रक कंपनी वाला है वो भी प्रिंट करवा सकता है। हो सकता है कि सेंडर ने नहीं दिया, रिसीवर ने नहीं दिया, लेकिन जो सामान है वो ट्रांसपोर्टर के पास पहुँच गया है, और इनका सिर्फ इनको नंबर पता होगा कि ये नंबर है। अब लेकिन उसकी जो पर्ची निकाल ली है, मतलब जो रिसिप्ट निकाल ली है, वो ट्रांसपोर्टर खुद ही वो डालेगा अकाउंट में, खट खट खट, और आ जाएगी और उसमें चिपका के ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास रिसिप्ट नहीं रही, ठीक है, अब देखो होगा क्या कि जितने भी मैनुअल चेक पोस्ट हैं वो सब अब बंद हो जाएंगे, ठीक है, मैनुअल चेक पोस्ट बंद हो जाएंगे, ठीक है, मैनुअल चेक पोस्ट बंद हो जाएंगे, और अपना जो रिसिप्ट है ना उसके ऊपर बार कोड रहेगा, मतलब इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन रहेगी, उसके ऊपर बार कोड रहेगा। और इसके बाद जैसे ही आप रिसिप्ट लेके जाओगे तो आपसे वो रिसिप्ट कहीं पर भी पूछी जा सकती है, मतलब बीच में कहीं पर भी पुलिस रोक सकती है, और बार कोड में खटा से देखिएगा, अच्छा ये खत्म। मतलब उतनी बड़ी प्रोसेस नहीं होगी, एक एक पन्ना चेक किया जाएगा, पैसे खाने की बात की जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और ये जो जितने भी आपके मैनुअल चेक पोस्ट रहते हैं वो सब डिसमेंटल हो जाएंगे, मतलब बीच में पुलिस कहीं पर भी पूछ सकती है, और ऐसा ज़रूरी नहीं पूछे भी, पूछ भी सकती है, नहीं पूछे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम जनरल डब्बे में जाते हैं ट्रेन से, तो जब क्या होता है, कभी कभी टीटी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, ऐसा होता है ना, टीसी कभी आ गया कभी नहीं आया, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स बनी रहती है। लेकिन ये रखना, अगर आपने इसको नहीं लिया, अगर आपने
मतलब ये जो अपना ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट है उसको इशू नहीं करवाया तो आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है, या फिर जितना टैक्स है, जैसे मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया उसके ऊपर टैक्स लग रहा था 5,000 रुपये, तो या तो आपसे 5,000 रुपये ले लिया जाएगा या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना ले लिया जाएगा। मतलब मैक्सिमम जुर्माना 10,000 रुपये का, या फिर पूरा टैक्स जो भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों का टैक्स 15,000 होगा, तब उनसे 10,000 रुपये लेंगे तो भैया उनको तो 5,000 का फायदा हो गया ना, तो उनसे बोलेंगे भैया आप पूरा टैक्स निकालो जो कि 15,000 रुपये है। ठीक है, ऐसा रहेगा। और पूरे 24 घंटे ये काम करेगा, 7 दिन 24 घंटे 7 दिन पूरा कंप्लीट काम करेगा। डॉक्यूमेंटेशन मतलब कह सकते हैं रिड्यूस हो जाएगी, सिंगल विंडो रहेगा, और ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस वुड बी देयर। तो ये सब चीज़ों से आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उस पर इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या आएगी, इंप्रूवमेंट आएगी। अब इसके बाद रिसेंट में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था सबका विश्वास। ठीक है, सबका विश्वास विश्वास स्कीम क्या है, देखो आप सभी को पता है गवर्नमेंट जीएसटी में आई, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्सेस थे, मैंने आपको बताया थे। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एक्साइज कुछ टैक्सेस थे, ठीक है, जो कि जीएसटी के अंदर चले गए। उसी प्रकार से सर्विस टैक्स था। तो ये सब जो टैक्स थे वो सेटल नहीं हो पाए थे। ठीक है, ये सब जो टैक्स थे वो सेटल नहीं हो पाए थे, जीएसटी आ गया था। अब गवर्नमेंट मांग रही थी भैया जिन कंपनी का पुराना बकाया है वो लोग हमें पहले इसको दे, इसके बाद आप जीएसटी रेजिम में एंटर करो। ठीक है, तो ये लोग दे नहीं रहे थे, बोल रहे थे नहीं यार ये वाला बच्चा है, जीएसटी में तो हमारा रेट इतना कम हो गया है तो हम इतना क्यों दे, तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली कर रहे हो, समझ रहे हो ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मान लो किसी चीज़ पे लग रही थी पहले 12% की, अब वो किसी तरीके से वो चीज़ आ गई है 5%। अभी लोग लड़ रहे हैं कि भैया नहीं यार तो 5% के हिसाब से हम देंगे, तो बड़ी बड़ी ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको सॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन दैट मीन्स ट्रिब्यूनल टाइप का बनाया, और उसमें बोला कि भाई आपका जितना भी पैसा बकाया है वो आप भर दो। ठीक है, और उसके बाद आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अगर हम आपको पकड़ते तो कार्रवाई होगी। मतलब एक तरीके की टैक्स एमनेस्टी स्कीम है। ठीक है, मतलब कि जितना भी हम आप बकाया है वो आप वापस कर दो, आप पेमेंट की नोटिंग नहीं करो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द लीगल प्रोसीजर। ठीक है, ये है सबका विश्वास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड एमनेस्टी पोर्टल। ठीक है, नॉट मच टू नो अबाउट इट। ठीक है, करंट अफेयर था बट सामने था तो बता दिया। इसके बाद फाइनली देखो, आप सभी जानते हैं कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। बट कैन यू टेल मी इन विच डिपार्टमेंट इट कम्स, इट कम्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब देखो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को हेड करता है रेवेन्यू सेक्रेटरी हु इज़ एन आईएएस। अब देखो एक बंदा जो कि हिस्ट्री का मास्टर्स किया है वो इकोनॉमिक्स की पोस्ट संभाल के बैठा है। मतलब ऐसा तो सिर्फ इंडिया ही में हो सकता है यार, जिसने हिस्ट्री का पूरा ज्ञान लिया है ज़िंदगी भर, अब आप उसको इकोनॉमिक्स में बैठा दे रहे हो, हेल्थ में बैठा दे रहे हो, इंडिया ही में हो सकता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर रेवेन्यू सेक्रेटरी जो कि एक्चुअली में आईआरएस होना चाहिए, आईआरएस ऑफिसर होना चाहिए, वो कौन है, वो है हमारा आईएएस ऑफिसर। ठीक है, अब इसके अंडर में 2 आईआरएस काम करेंगे, 2 आईआरएस काम करेंगे। वन विल हेड द सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस का। इसको आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोर्ड और ये डायरेक्ट टैक्सेस का। ठीक है, अब ये दोनों काम करते हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी के अंदर। ठीक है, रेवेन्यू सेक्रेटरी के अंदर। ठीक है, अब देखो ये जो सिस्टम है ये थोड़ा ख़राब है, इसमें कुछ खामियां हैं, इसलिए इसको रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठाई थी जिसका नाम था पारशात्री शोम कमेटी। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं फर्स्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, फर्स्ट TARC। ठीक है, फर्स्ट TARC। देखो अब इसने ये बोला था कि भैया जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है ना इसको आप बंद कर दो। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसी काम का नहीं है, आप उसको बंद कर दो, और उसकी जगह जो आपकी IAS वाली पोस्ट है उसको भी हटा दो। ठीक है, और उसका जो हेड होना चाहिए वो एक्चुअली में IRS ऑफिसर होना चाहिए। वो क्या कौन होना चाहिए, IRS ऑफिसर होना चाहिए। और ये CBDT और CBEC को मर्ज कर दो और एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दो रिलेटेड टू टैक्स, मान लो टैक्स डिपार्टमेंट इसका नाम रख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट के लिए आप समझ लो, टैक्स डिपार्टमेंट आप सेपरेटली बना दो वहाँ पर। ठीक है, और इसका हेड IRS होना चाहिए, और ये दोनों डिपार्टमेंट को मर्ज कर दो। अब इसका उनका रैशनल क्या था, देखो उसका रैशनल ये था कि देखो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप मेरा एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैं करप्टेड बंदा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं करप्टेड बंदा हूँ और मेरी जो इनकम है वो मुश्किल से 1.5 लाख मंथ है। ठीक है, 1.5 लाख पर मंथ है, लेकिन और ये आएगा किसके अंदर, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, ये आएगा डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। अब वहीं दूसरी तरफ मैं रोज़ कुछ लाखों के माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इधर ले जा रहा हूँ, उधर ले जा रहा हूँ, तो ये सब आएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। ठीक है, अब मैं रोज़ लाखों के माल इधर उधर कर रहा हूँ और मेरी सिर्फ पेमेंट 1.5 लाख है, तो ये सब काम कैसे हो पा रहा है, सिंपल सी बात है, मैं करप्टेड हूँ, मैं कोई घपला कर रहा हूँ, मैं अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली ये जो नॉलेज है ना डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस वालों के बीच में नहीं रहती है। अब अगर मान लो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज हो गए और उसको एक IRS ही हेड करेगा ना कि IAS हेड करेगा, तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होने लगेगी, मतलब एक ही बंदे के अंदर सब इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो ये सब जो करप्शन के केसेस थे वो जल्दी पकड़ में आएंगे। तो ये उनका रीज़न था, और मैंने बताया कि सिर्फ सिंगल चेयरमैन होना चाहिए, दैट शुड बी IRS। ठीक है, और उसके बाद दूसरा इन्होंने सबसे अच्छा रिफॉर्म ये बताया था कि भैया हमारे जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं ये लोग टैक्स टेररिज्म का काम करते हैं, मतलब जाके धमकाते हैं कि भैया आप टैक्स दे दो अदरवाइज़ हम आपको अंदर करवा देंगे, कभी भी बीच में घुस जाते हैं। आपने देखो ना हर्षद मेहता
के खिलाफ जब केस हुआ था, बीच में घुस कर उठा के ले गए, अंदर डाल दिया। तो ये सब जो एटीट्यूड है, ये सब पुराना एटीट्यूड है यार। मतलब ठीक है, वो बंदा चोर है, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो चोर है, बट फिर भी अगर आप उसे अच्छे से ट्रीट करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हर चोर को अच्छे से ट्रीट करो, मेरा मतलब ये है कि भैया हम इसे लीगल तरीके से ट्रीट करें ना, उसको जो भी सजा है वो कानून देगा। आप क्यों बीच में आना चाहते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी प्रॉब्लम होती है, बस लोग बोलते हैं पुलिस को एनकाउंटर कर देना चाहिए। अरे वो आपका काम नहीं है यार, वो जुडिशरी का काम है, वो जुडिशरी को करने दो ना। तो आप क्यों बीच में घुस रहे हो? आप क्यों उसे क्रिमिनल बना रहे हो? वो क्रिमिनल है, नो डाउट, बट लेट जुडिशरी प्रूव इट। ठीक है, इसके बाद आप उसको सजा दो ना। तो इसलिए यहाँ पर यह था कि जितने भी ऑफिसर हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए कि भैया वो लोग हर किसी के साथ अच्छे से बिहेव करें। और उसके बाद आखिरी और इंपॉर्टेंट सजेशन ये था कि भैया आप अप्रॉक्सीमेटली जितना आपके पास टैक्स आ रहा है उसका आप 10% निकालो। ठीक है, और उस 10% का आप खर्चा करो कहाँ पर? अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी साइट, भैया आप टैक्स देते थे तो मुश्किल से बड़ा सा फॉर्म भरा, अब बीच में हैक हो गई, ठीक है, मतलब हैंग हो गई। या फिर दूसरा आप देख सकते हो कि भैया चल रही है और दोबारा क्लिक किया तो दोबारा रिफ्रेश होकर वहीं पर आ गया, तो ये सब प्रॉब्लम आने लगती है ना। तो उन सब चीज़ों पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा इंप्रूवमेंट लाओ। तो ये सब हमारी रिकमेंडेशन थी पार्थ सारथी सोम साहब की। ओके, इसी के साथ कुछ छोटे मोटे टॉपिक थे, आज हमने लेक्चर को कंप्लीट किया। सो आई होप आपको टैक्सेशन में काफ़ी मज़ा आया होगा। तो आगे लेक्चर देखते रहना, इसके बाद आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ न्यू चैप्टर। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।